हेलो स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बिहार पीसीएस में जो निबंध पूछा गया है 69 में जो मेंस हुआ है बीपीएससी निबंध की बात करें। ये लगभग 300 नंबर का है, आपका 300 नंबर का है। और बिहार पीसीएस में निबंध के 3 खंड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें, 3 खंड। और प्रत्येक खंड पर में देखा जाए, प्रत्येक खंड में से एक निबंध लिखना है 700 से लेकर 800 नंबर का, और 100 नंबर का है। टोटल 300 नंबर का निबंध है बिहार पीसीएस में। और ये कहा जाए कि 300 नंबर का यदि निबंध, यकीन करो 30 से 35 क्लास में यदि वर्क किया जाए तो 300 में से, मैं ये तो नहीं कहता 250 प्लस पाओगे, पर यकीन करो आप 200 प्लस बहुत आसानी से पा सकते हो। जो दावा करते हैं 250 प्लस दिलवाने का, ऐसा हो नहीं सकता। वो 200 प्लस पा सकते हो। मैं ये कहता हूं आप थोड़ा सा वर्क करोगे तो 200 से लेकर हो सकता है आपको 230 भी मिल जाए। 30 से 35 क्लास और 200 प्लस नंबर। लेकिन ये निबंध देखने में आसान लग रहा है, पर आसान है नहीं। निबंध के जो 3 खंड हैं, फर्स्ट जो खंड है उससे जो निबंध पूछे गए, हर लड़का उस पर निबंध लिख सकता है। लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी के जो निबंध में हो सकता है ज्यादा अंतर ना हो। किसी को हो सकता है 100 में 50 मिले या 60 मिले, किसी को 65 मिल जाए। लेकिन जो थर्ड पार्ट है निबंध का, थर्ड पार्ट देखो, ये पूरा का पूरा फिलोसफिकल निबंध है। ये फिलोसफिकल निबंध। तीसरा जो खंड है, ये ज्यादातर जो निबंध लोकोक्तियों से पूछा गया है, लोकोक्तियां। और हार्डली पूरे मार्केट में या पूरे समाज में हार्डली कहा जाए 80 से 90 लोकोक्तियां ही प्रचलित है। 70 से 80 लोकोक्तियों को निबंध के रूप में डिस्कस कर दिया जाए, आपका निबंध बाहर नहीं जाएगा। इस फिलोसफिकल निबंध में दिक्कत क्या है, एक स्टूडेंट हो सकता 25 मिले और दूसरे को 75 मिले, 75 मिले। यदि एक को 25 मिला, दूसरे को 75 मिला, तो 50 नंबर का गैप हो गया। और फिलोसफिकल निबंध में होता क्या है कि एक स्टूडेंट सभी डायमेंशन को टच नहीं कर पाता। यदि आपके डायमेंशन टच नहीं होंगे तो आपके नंबर नहीं उठेंगे। आप सोच, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, यह निबंध है, बिन समाज के बोली हो सकेला का, और बिन बोली समाज हो सकेला का। यह 69वीं बीपीएससी का जो मेंस हो चुका है उसका पेपर है। दूसरा निबंध, धोबिया कुकुर न घर के न घाट के, ये विशुद्ध प्योर फिलोसफिकल निबंध है। ये जितनी भी लोकोक्तियां मार्केट में है, उनकी फिलॉसफी समझो जरा। तीसरी चीज, आगू नाथ न पाछू पगा, बिना छान के कूदे गधा। और चौथी चीज, अनेर अनेर धुनेर के राम रखवार। ये निबंध है। ये पूरा जो निबंध है यह फिलोसफिकल निबंध है। यह आप सोचो, मैं एक बात करता हूं, बिन समाज के बोली हो सकेला क्या, अब बिन बोली समाज हो सकेला क्या। इस निबंध को लेकर चलता हूं कि आपको सोचना कैसे है। और एक सामान्य विद्यार्थी गलतियां कहा करता है। जैसे मैं कहूं, बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली ही समाज। मतलब ये कह रहा है, ये बिना समाज के भाषा नहीं हो सकती और बिना भाषा के समाज नहीं हो सकता। आप सोचो, आप बिना समाज के भाषा नहीं हो सकता। सिंपल चीज है। ये जो निबंध पूछ रहा है, निबंध को मैं हिंदी में लेके आ रहा हूं, पूछ ये रहा है कि बिना समाज के भाषा नहीं, बिना भाषा के
समाज ने। यह निबंध लगता है बहुत सिंपल है, पर उतना सिंपल है नहीं। बिन समाज के भाषा नहीं, इसका मतलब यह है भाषा का जो जन्म है वो समाज में होता है। सिंपल शर्त है कि कहा जाता है कि समाज में ही भाषा जन्म लेती है, लेकिन होता क्या है, समाज कैसा है, समाज का नेचर डिसाइड करेगा भाषा कैसी है। अब हम ऐतिहासिक इतिहास को लेकर चलेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, समाज कैसे भाषा को डिसाइड कर रहा है। यदि कहा जाए प्राचीन काल में जो वैदिक समाज की बात करें, वैदिक समाज में हमारी भाषा क्या थी, और जब भाषा की बात करेंगे तो भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता, शब्दों का प्रयोग, और वे शब्द कितने इमोशनल थे, क्योंकि सारा खेल तो शब्दों का ही है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, शब्द की बात करें तो जो समाज है वो समाज कैसे भाषा को डिसाइड कर रहा है, और जैसा समाज वैसी भाषा। अब एक चीज सोचो जरा, कैसे समाज भाषा को डिसाइड कर रहा है। वैदिक समाज की बात करें, वैदिक समाज और वेद की बात करें तो हमारी भाषा कैसी थी, और भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, और वे शब्द कितने महत्वपूर्ण थे। और जब शब्दों का प्रयोग करते थे संवाद के लिए, तो उस दौरान वे शब्द आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को कैसे रिफ्लेक्ट करते थे। आप समाज में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है ना, कैसे भाषा बदल रही है हमारी। और आज डिजिटल सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी पूर्णतः डिजिटल हो चुकी है, और डिजिटल सोसाइटी में हमारी जो लैंग्वेज है, आपने देखा होगा इमोजी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब कैसे हमारी लैंग्वेज भाषा चेंज हो रही है, और इमोजी, और क्या इमोजी आपके इमोशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब प्रश्न ये उठा है कि समाज तो है, भाषा भी है, समाज में भाषा का निर्माण, लेकिन समानता होता क्या है, हमारा समाज चेंज हो रहा है। तकनीकी समाज, लैंग्वेज में कैसे तकनीकी शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा। आज डिजिटल सोसाइटी है, तो फिर हमारे भाषा में भी इमोजी इमोजी। अब सोचो जरा, इतनी बातें, पुनः एक प्रश्न हम बात करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद समाज बदल रहा है तो हमारी भाषा बदल रही है, विथ एग्जाम्पल। लेकिन पुनः कहा जाता है कि बिना समाज के भाषा नहीं, समाज नहीं होगा तो भाषा नहीं होगी। रीजन क्या चीज है कि समाज, एक से अधिक लोग, उनके बीच इंटरेक्शन और इंटरेक्शन के लिए भाषा जरूरी है, क्योंकि भाषा आपकी इमोशन को व्यक्त भी करता है। अब सोचो जरा, पूरा एक प्रश्न कि जब बात करेंगे, जब ये समाज होगा तो आध्यात्मिक समाज है या भौतिक समाज है। आध्यात्मिक समाज की भाषा कैसी होगी और भौतिक समाज की भाषा कैसी होगी, इन मुद्दों को टच करना होगा आपको। दूसरी तरफ बिन भाषा के समाज नहीं, माता भाषा न हो तो समाज का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि समाज में इंटरेक्शन के लिए भाषा बहुत जरूरी है। पर अगला प्रश्न यह कहा जाता है बिन भाषा के समाज नहीं। आप सोचो हमारी भाषा कैसी है, भाषा कैसी है, भाषा में किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वास्तव में इथिकल वर्ड्स है या नहीं है। आजकल देखा होगा ऐसे ऐसे भाषा में शब्द आ चुके जो अनैतिक है। यदि शब्दों में अनैतिक शब्द, सोचो भाषा में अनैतिक शब्दों का समावेश होगा तो हमारा समाज कैसे बदल जाएगा। इन्हीं बातों का उल्लेख कर रहा है इस निबंध में। बताना यही चाहता हूं मैं कि इन निबंध में आपका डायमेंशन यदि नहीं खुला तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। समानता होता क्या है, एक विद्यार्थी क्या करेगा, क्वेश्चन आंसर की तरह निबंध को लिख देगा। डायमेंशन मिस हुआ तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम ये बात करेंगे कि आदर्श समाज चाहते हैं। आदर्श समाज एक ऐसा समाज है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए। वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा समाज हो जहां जियो और जीने दो से एक कदम आगे बढ़कर दूसरों को जीवित रखने के लिए जीने की बात करने लगे। यदि ऐसा समाज चाहिए, हमारी भाषा कैसी हो,
अरे बात है। और भाषा में मिठास कैसा हो। एक चीज सोचो आप, भाषा, इसका सिंपल, एक सुंदर समाज, राम राज की बात करें, आदर्श समाज की बात करें, एक ऐसा समाज हो जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए, दूसरों को जीवित रखने के लिए जीने की बात की जाए, यदि ऐसा समाज बनाना है तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए। ये सारी बातें करने के बाद अंतिम डायमेंशन और भी बात करें कि वास्तव में डिजिटल सोसाइटी में हमारे भाषा में जो जो नए प्रतीक, इमोजी का प्रयोग हो रहा है, क्या वास्तव में सही या गलत है। अरे बात है, अनूप जलोटा का गजल है, जब भी बोल तोल के बोल, क्योंकि बातों के ही बोल। हमेशा ध्यान दो इस बात को, समाज को एकजुट करने में भाषा की क्या भूमिका, सामाजिक संघर्ष में भाषा की क्या भूमिका। आजकल देखा होगा अखबारों में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये शब्द समाज के कुछ समुदायों के अंदर किस तरह के आक्रोश पैदा कर रहे हैं। समाज कट्टर बनता है तो समाज को कट्टर बनाने में भी भाषा की भूमिका होती है। समाज यदि सेंसिटिव बनता है तो समाज को संवेदनशील बनाने में भी भाषा की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि हमारी भाषा अच्छी है, उसमें नैतिक शब्द हैं, तो बेशक एक ऐसा समाज बनेगा जो अति सुंदर होगा। ये डायमेंशन बिना खोले हम नंबर नहीं पा सकते। आप सोचो जरा, बस मैं हिंट कर रहा हूं किस तरह सोचना आपको। दूसरा जो निबंध देखा होगा, धोबिया कुक्कुर न घर के न घाट के, धोबिया कुक्कुर न घर के न घाट के, कहीं के न रह जाना। ये पूरा का पूरा फिलॉसफिकल निबंध है आपको, कहीं का न रह जाना, ये फिलॉसफिकल निबंध है। आप एक तरह से सोचो, कहा जाता है कि न घर का न घाट का, कहीं का न रह जाना। सिंपल, एक तरह से देखा जाए, यदि आप नैतिकता को इग्नोर करते हो तो न तो आपका आध्यात्मिक विकास हो पाएगा, न तो आपका भौतिक विकास हो पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो निबंध हमारा आध्यात्मिक और भौतिक विकास पर चलेगा। वो आध्यात्मिक और भौतिक विकास की बात करें और दोनों के बीच बेहतर संतुलन की बात करें, दोनों के बीच आध्यात्मिक और भौतिक विकास की बात करें। और जब इन बातों का उल्लेख करेंगे तब हम शंकराचार्य की बात करेंगे और अरविंद घोष की बात करेंगे कि अरविंद घोष ने किस तरह भौतिक आध्यात्मिक दोनों के समन्वय की वकालत किया है। अब सोचो आप, हम इसकी बात करेंगे या हम पतंजलि की बात करें, योग की बात करेंगे हम लोग, या हम ये कहें बौद्ध और जैन की बात करेंगे। इन सारे फिलॉसफर का उल्लेख करते हुए हम इस निबंध का उल्लेख करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद प्रामाणिक और अप्रामाणिक जीवन की बात करेंगे हम लोग। क्या वास्तव में हमारा जीवन प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है? क्योंकि धोबिया कुक्कुर न घर के न घाट के, सिंपल चीज है। आप आर्टिफिशियल लाइफ जीते हो या फिर आप ऑथेंटिक लाइफ जीते हो। ये इनका जब उल्लेख करेंगे तो हाइडेगर क्या कहता है, सात्र क्या कहता है, हम इसका उल्लेख करेंगे। इन सारी बातों को उल्लेख करने के बाद हम ये बताएंगे कि मोहम्मद पैगंबर साहब का क्या कहना है, ईसा मसीह का क्या कहना है और विवेकानंद का क्या कहना है। ये डायमेंशन, और जब तक आपका डायमेंशन नहीं खुलेगा, यकीन करो आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। ये सारे निबंध में डिस्कस करूंगा, बस मैं टच कर रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। अगला, आगे नात न पाछू पगा, बिना छान के कूदे गरा। ये लोकोक्ति है, आगे पीछे कोई नहीं है। अब बिना अनुशासन के, बिना अनुशासन के, बिना छान के कूदे गधा। हमेशा ध्यान दो, बिना अनुशासन के हम कूदते हैं। अगला प्रश्न ये, इसका मतलब ये कि अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। ये अनुशासन, और अनुशासन क्यों, जब अनुशासन की बात करेंगे तो भौतिक अनुशासन, बौद्धिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक अनुशासन की बात करेंगे। यही नहीं, तकनीकी अनुशासन की बात करेंगे। आप सोचो, आप किसी भी अनुशासन में कमी आई तो व्यक्ति समाज दोनों का विकास रुक जाएगा। हम इसका उल्लेख करेंगे।
दूसरी चीज ये बताना चाहता है कि अनुशासन कितना प्राथमिक है, अनुशासन क्यों जरूरी है, और अनुशासन समाज को किस दिशा में ले जाता है। इनका उल्लेख करते हुए हम विवेकानंद को कोट करेंगे और यह बताएंगे कि अनुशासन मानव को देवता बना देता है। इसे विवेकानंद ने कहा है कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे लोग अनुशासित हैं। अनुशासित या अनुशासन व्यक्ति के अंदर देवत्व का विकास करता है हमेशा, और व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है। तो अनुशासन के बल पर व्यक्ति गौतम बुद्ध भी बन सकता है, तो मोहम्मद पैगंबर भी बन सकता है, वह राम भी बन सकता है, तो कृष्ण भी बन सकता है। क्योंकि अनुशासन के कारण व्यक्ति के अंदर नैतिक और मानवीय मूल्य जीवंत हो जाते हैं। और जब नैतिक और मानवीय मूल्य जीवंत होते हैं ना, नैतिक और मानवीय मूल्य जब जीवंत होंगे तो देवत्व का गुण आ जाएगा। यही चीज है, ऐसा व्यक्ति मदर टेरेसा बन जाएगा, करुणा की मूर्ति बन जाएगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य मानवता का कल्याण। कितना फिलॉसफिकल निबंध पूछा जा रहा है, ये चीज मैं डिस्कस करूंगा। यही बताना चाहता हूं, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में छोटा लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, पर आसान है नहीं। और वहां तो एक एक नंबर की फाइट है। ये अनेर धुनेर के राम रखवार, अब सोचो जरा, राम ही रखवार है, इसका जिसका कोई नहीं उसका राम है। लेकिन समान तो होता क्या है, हम कहानियों के रूप में निबंध लिख देते हैं, पर जो निबंध लिखोगे उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। आपका तर्क क्या है। एक समान विद्यार्थी ये निबंध लिखेगा तो हो सकता है उसे 100 नंबर में 25 से 30 नंबर मिल जाए। थोड़ा सा आप फिलॉसफिकल टच देते हुए लिखोगे ना, फिलॉसफिकल टच, यकीन करो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा आप 20 से 25 नंबर जम कर जाओगे। और 25 नंबर जम करना आपको कहां ले जाएगा सोचो आप। इन सारी निबंध की मैं चर्चा करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं, समाज में लगभग 70 से 80 लोकोक्तियां हैं। उन 70 से 80 लोकोक्तियों को निबंध के रूप में डिस्कस कर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि आप निबंध लिखने में सक्षम हो जाओगे। निबंध, और ये मैं करने जा रहा हूं। ठीक है, आज बस एक झलक वास्तव में निबंध है क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, और क्या किसी किताब को पढ़ने से हम निबंध सॉल्व करने में सक्षम होंगे नहीं होंगे। इस बार का जो निबंध बहुत ही सिंपल है, चूंकि पहला पेपर था, लेकिन पूरा विश्वास है अगला हो सकता है सारे निबंध फिलॉसफिकल पूछे जाए आपसे, तो क्या होगा। हो सकता है निबंध, ज्यादातर निबंध जितने इशू चल रहे हैं ना, वहां से निबंध पूछ दिया जाए, तो क्या करोगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 3 खंड में से 1 खंड फिलॉसफिकल पूछ रहा है, और इनका कहीं भी आंसर किसी किताब में मिलने वाला नहीं है। ये मैं डिस्कस करूंगा, आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। यदि मैंने 30 निबंध डिस्कस कर दिया तो आपके पास इतना कंटेंट मिल जाएगा और लिखने की कला डेवलप हो जाएगी, तो बेहतर निबंध आप लिख सकते। ठीक है, ओके। मैं निबंधों को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। हो सकता है कल परसों में 2 निबंध डिस्कस करूं, अगली वीडियो में, उसके बाद 2 निबंध डिस्कस करूं। तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा निबंध लिखना क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू।